हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, बट यहाँ से कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको कवर कर लेने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ी सी जनरल नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए कि जैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, जिसके बेसिस पे। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा उम्मीद है वो मैं आपको बता दूंगी, बट आपको थोड़ा बहुत यहाँ से पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आइडियल गैस, कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस वो गैस होती है जो गैस लॉ को ओबे करती है। ठीक है, गैस विच ओबे द, क्या ओबे करेगी, गैस लॉ को। अब ये गैस लॉ क्या है, हमारे कुछ जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ये हमारे कुछ गैस के लॉ, गेल लुसक लॉ हो गया। तो ये हमारे कुछ गैस के लॉ हैं जो गैस इनको स्ट्रिक्टली ओबे करती है। इन गैस लॉ को जो ओबे करेगी उसको बोलेंगे आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, और जो इनको ओबे नहीं करेगी उसको हम बोलते हैं रियल गैस। ठीक है, तो और जो हमारी आइडियल गैस है वो हमारी गैस इक्वेशन को भी क्या करती हैं, ओबे करती हैं। और गैस इक्वेशन क्या है हमारी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और बहुत बार ये लिखी होती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। किसके लिए, जब हमारे एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी यहाँ पर जो हमें सीखनी है गैस इक्वेशन के लिए। आर क्या है हमारे पास यहाँ पर, व्हाट इज द आर, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलोरीज में देखती हूँ तो वो वैल्यू आ जाती है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो 1 कैलोरी होती है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है। तो इसका यूज करके हम चीज़ों को जूल से कैलोरी में चेंज कर सकते हैं और कैलोरी से जूल में चेंज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। आगे हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी, अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें समझाने लायक इतना ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। आप जैसे ही अपनी नोटबुक से रीड करोगे, कुछ अजम्पशंस हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन ईच अदर। ठीक है, देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंटेनर, द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे अजम्पशंस के, वो आप एक बार स्टडी कर लेना अच्छे से। अब जो यहाँ पर मेन टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। ये मैं आपको करवा रही हूँ। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। थ्री चैप्टर्स की वीडियो तो मैंने पहले भी एक डाली हुई है यहाँ पर, ग्रेविटेशन की, चैनल के ऊपर ग्रेविटेशन की, स्ट्रेस स्ट्रेन वाले की, और एक चैप्टर और है उसमें हाई वो वाला प्रॉपर्टीज़ वाला फ्लूइड्स की। तो वो वाली जो वीडियो है आप वो वहाँ से देख सकते हो। प्रॉपर्टी जो फ्लूइड 3 चैप्टर की जो वीडियो डाली हुई है उसको दोबारा देखना आप अच्छे से उस वीडियो को।
और वहाँ से जो आपके इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो वहीं से कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं उन 3 चैप्टर्स की वीडियो दोबारा नहीं डालूंगी, अपलोड नहीं करूँगी। अब दोबारा से एक बार पूरी उस वीडियो को ज़रूर देखना कि जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो सारे रिवाइज हो जाएं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आप वहाँ से कवर कर लो। तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को आप दोबारा से देख लें। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक क्यूब लेना है। ये हमने क्यूब बना लिया। ये क्या बनाया मैंने, ये लाइन गलत कर दी ना, चलो अगले पेज पे करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम प्रेशर के लिए प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, प्रेशर, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, क्यूब। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर अ क्यूब ऑफ लेंथ एल। ये हमने कंसीडर कर लिया एक क्यूब जिसकी लेंथ क्या है, एल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर लेंथ एल है तो एरिया हो जाएगा एल स्क्वेयर और वॉल्यूम हो जाएगी एल क्यूब। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। जो यहाँ पर अब हमें और क्या अज्यूम करके चलना है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास पार्टिकल्स हैं। इसमें इस क्यूब के अंदर क्या भरी हुई है, एक आइडियल गैस। आइडियल गैस भरी हुई है जिसके गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास क्या है, m है। मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एच m। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, सबका नहीं है, एक मॉलिक्यूल का। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। तो टोटल मास मेरा क्या हो जाएगा, ये सारी बातें शुरू में लिख लेंगे तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनटू m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट में मूव कराऊंगी तो vx vy vz ले लूँगी, vx ले लूँगी, vy में मूव कराऊंगी तो vy वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। और z डायरेक्शन में मूव करेगा मेरा पार्टिकल तो z हो जाएगी। तो अब हम निकालना चाहते हैं मोमेंटम। और एक बात और, मोमेंटम तब निकालेंगे अब जब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, तो क्या वो आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एक डिब्बे के अंदर हम गैस को फिल कर दें और हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कभी रुकते नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो जब वो मूव करेंगे तो एक दूसरे से बीच में कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो कोलिजन तो होगा। तो अब हमें अज्यूम करना है, अज्यूम दैट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक। यहीं से मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो परफेक्टली इलास्टिक की क्या कंडीशंस हैं हमारी, ये मैं टॉपिक आपको बिल्कुल पूरा करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती रहती है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से करना। कोई डाउट है तो पूछते रहना। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसीलिए जो यहाँ पर मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व्ड होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर से निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स। उसके बाद प्रेशर निकलेगा ना हमारा, तो पहले हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो फोर्स कैसे निकलेगा, तो लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
जिन जो मोमेंटम में चेंज होगा वही क्या है, हमारे पास फोर्स है। तो अब देखो dp/dt चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँगी तो मेरे पास फोर्स भी क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का आएगा, तो मैं उसको एफ एक्स लिख दूंगी। तो यहाँ पर एम वी एक्स, अगर वही ये अगर मान लो मेरा पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर एम वी एक्स, तो टकरा करके दोबारा वापस आएगा, तो माइनस और माइनस एम वी एक्स, दोबारा वापस उसी स्पीड से आए, कि मैंने कहा मोमेंटम क्या है, कंजर्व, तो स्पीड क्या रहेगी, सेम, क्योंकि मेरा इलास्टिक ना कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होता, मतलब स्पीड क्या रहती है, सेम। तो वापस दोबारा भी उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से आएगा, बट सॉरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, अपोजिट। अब इधर जा रहा है कोलिजन के बाद इधर आएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। बाय टाइम, अभी टाइम कैसे निकलेगा, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब देखो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में एल है तो वापस आने में भी एल, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2l, और बाय स्पीड है मेरी एम वी एक्स, तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2m वी एक्स बाई 2l बाई वी एक्स, और ऊपर जा करके वी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m/l और वी एक्स का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गई एफ एक्स की वैल्यू। अब ये तो सिर्फ मैंने एफ एक्स में एक पार्टिकल की वैल्यू निकाली है ना, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक पार्टिकल के निकाले, क्या एफ एक्स में एक ही पार्टिकल होगा, एन पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो बहुत सारे पार्टिकल है, तो अगर मैं, तो इसका मतलब जो मैं वी एक्स है, अगर मैं एक पार्टिकल लिखूँ तो v1 का स्क्वायर आ जाएगा, v2 का स्क्वायर आ जाएगा, v3 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ऐड होते जाएंगे, और उन सबको मिला करके मैंने क्या लिख दिया, vx का स्क्वायर, ये सबका सम है, मतलब जो vx का स्क्वायर है यहाँ पर क्या है, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर अप टू vn का स्क्वायर, मतलब सबका सम है ये एडिशन, पूरा fx मैंने इससे डिनोट कर दिया। एक पार्टिकल लेंगे, अगर मैं f1 निकालूंगी तो v1 का स्क्वायर, f2 निकालूंगी v2 का स्क्वायर, सबको ऐड कर देंगे तो हमने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, vx का स्क्वायर। तो अब px निकालेंगे तो fx बाय एरिया से डिवाइड कर दो, m, अभी मैंने कहा एरिया क्या है l स्क्वायर, तो एक l तो है ही, एक l स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और vx स्क्वायर आ गया, तो px की वैल्यू क्या आ गई, m/l³ vx स्क्वायर आ गई। अगर मैं सिमिलरली py निकालूँ तो m/l³ vy स्क्वायर, अगर मैं pz निकालूँ तो m/l³ vz स्क्वायर, यही आ जाएंगी ना, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में निकाल लें, px py pz। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, px py pz तीनों का सम कर दें, और px py pz क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना, या नहीं है, तो हमने क्या किया, px py pz तीनों ही इक्वल हैं, तो तीनों को क्या मान लिया, p मान लिया, तो pt की वैल्यू क्या आ गई 3/p नहीं आ गया, मैं इसको भी p लिखूंगी, इसको भी p, इसको भी p, तो pt आ गया मेरे पास 3/p, तो p क्या आ गया 1/3 ऑफ pt, और pt किसके इक्वल है, इन तीनों के सम के, तो p 1/3 px प्लस py प्लस pz, तो अब वैल्यू रख दो 1/3, px की वैल्यू क्या थी m/l³ vx स्क्वायर प्लस m/l³ vy स्क्वायर प्लस m/l³ vz स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा m/3l³ और vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ठीक है।
अब ये मैं इसको क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n, मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो n से। तो p m बाय m इंटू n, 3l³ और जो डिवाइड करेंगे वो इसके नीचे लिख दिया बाय n। क्लियर है? तो ये कर दिया हमने बाय n। ये क्या होती है हमारी RMS स्पीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्या पूछ ली जाती है, RMS स्पीड निकालनी। आपको V1 दे देंगे, V1 की वैल्यू मान लो 2 दे दी, V2 की 3 दे दी, V3 की 4 दे दी और ये कह देंगे RMS स्पीड निकालो। तो इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो बाय 3 कर दो, तो क्या निकल जाएगी RMS स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर MCQ और 1 और 2 फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो की, बट 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द RMS स्पीड। तो RMS स्पीड क्या होती है, सबका सम करके बाय n से आप उसको डिवाइड कर दो। क्लियर? तो ये आपकी होगी RMS स्पीड। तो P m इंटू n, अभी मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था ये एक पार्टिकल का मास है, n से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास आ जाएगा m। 3 l³ क्या है, वॉल्यूम, और इसको मैंने क्या लिख दिया RMS, उसको मैंने c से डिनोट कर दिया, तो क्या बन गई है c²। 1/3 m/v क्या है, रो, तो P हो गया मेरे पास 1/3 रो c²। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेशर क्या होता है, 1/3 रो c²। ये फॉर्मूला आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। बहुत अच्छे से टॉपिक करना है, साथ में इसका RMS स्पीड का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए और ये प्रेशर निकालने का फॉर्मूला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार अपनी नोटबुक से करके अपने और जब तक हमें डेरिवेशंस तब तक क्लियर नहीं होते जब तक हम अपने हाथ से नहीं लिखते उनको। सबसे मेन चीज़ है जब भी हम कोई डेरिवेशन करें तो उसको एक बार तो अपनी नोटबुक बंद करके अपने हाथ से उसको ज़रूर लिखें। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ से भूल रहे हैं, कहाँ से हमें अच्छे से आता है, कहाँ से नहीं आता। ऐसे उसको जस्ट पढ़ लोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, एग्जाम में भूलोगे ही भूलोगे। ठीक है, एक बार जल्दी सब इसको देख लें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो हम इसका टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि हाउ इट डिपेंड्स विद द टेम्परेचर। देखो प्रेशर किसके इक्वल निकाला हमने, 1/3 रो c²। तो मैं दोबारा से रो को क्या लिख सकती हूँ, m/v c²। v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, PV इज इक्वल टू 1/3 m c²। और PV गैस इक्वेशन से किसके इक्वल होता है, PV इज इक्वल टू RT। तो ये RT के इक्वल होता है, तो 1/3 m c²। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/2। तो 3/2 RT इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/2 mc²। तो 3/2 RT इज इक्वल टू 1/2 mc²। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसमें निकाल सकते हैं रिलेशन भी कि कैसे हाउ इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें,
एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ जाता है। होप इज क्लियर टू यू। तो यहाँ से पता चल गया ना हमें सी स्क्वेयर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के, या मैं कहूँ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। कि जो आरएमएस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वेयर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, क्लियर। तो आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं दोबारा से आपको लिख देती हूँ आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला। सी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर अप टू vn स्क्वेयर बाय किससे डिवाइड कर दोगे इसको, n से डिवाइड कर दोगे ना। तो ये सी स्क्वेयर का फॉर्मूला आया था, वहाँ पर हमें क्या यूज किया था, सी स्क्वेयर यूज किया था ना। बट सिर्फ आरएमएस निकालनी है तो वो सी स्क्वेयर नहीं होगी, आपकी सी होगी। तो सी का क्या हो जाएगा, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर vn स्क्वेयर बाय n अंडर द रूट। तो उसका रूट ले लो बस, अभी करवाया था ना। तो बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये इसके फॉर्मूले में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस फॉर्मूले में यूज होता है, ध्यान रखें थोड़ा सा। अभी मैं आपको थोड़े से गैस लो करवा देती हूँ। गैस लॉज इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ देखो बॉयल्स लॉ क्या है हमारे पास। इसमें आपको याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें चीज़ें याद रखनी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीन फैक्टर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीन चीज़ें हैं। एक कांस्टेंट होगी तो दो के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम इज लिखना है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है कि क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, लिख देती हूँ, वॉल्यूम occupied by gas is inversely proportional to pressure। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे आया PV कॉन्स्टेंट, अगर मैं V को लिखूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, इसको हटाऊँगी तो कॉन्स्टेंट बाई P को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मेरा बॉयल्स लॉ क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास है बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आगे देखें चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होगा, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो रिलेशन किस किस के बीच में रहेगा? तीन चीज़ें हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम में था। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर में रहेगा। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड by the gas is directly proportional to the temperature of the gas। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, ये हमारा चार्ल्स लॉ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दो ही लॉ हैं हमारे, वैसे तो आप कितने भी कर सकते हो। आगे देखो, इसमें है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो अभी करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल अच्छे से करने हैं आपको ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर आपका ऑलमोस्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, तो ये क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड to describe completely the position and configuration of the system, position and configuration of the system। ठीक है, तो ये पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जो सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 3a माइनस r। n क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। a क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। r क्या है इधर? r है हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। अब हमें देखना है कि ये तीन तरह के मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक के लिए क्या होंगे और ट्राई एटॉमिक के लिए क्या होंगे। ठीक है, देखो पहले हम निकालेंगे मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे? देखो मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल। अगर हम सिंगल बंदे हैं तो मतलब हमारी मर्जी है ना, हमें किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, वी आर फ्री टू मूव एवरीवेयर। तो ऐसे ही हमारे जो मोनो एटॉमिक है सिंगल पार्टिकल्स हैं, दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। तो मैक्सिमम डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास? कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैक्सिमम? अगर हम मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैक्सिमम ग्राफ बनाने के लिए? 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। तो इसलिए जो मोनो है, सिंगल है, मोनो का मतलब सिंगल, किस तरह के एलिमेंट्स?
जैसे जितनी भी आपकी इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैसेज मतलब आपकी हीलियम है, आपकी नियोन है, आपके पास आर्गन है, ये सारे क्या है आपके पास इनर्ट गैसेज हैं, ये सारी सिंगल मिलती हैं हमें, है ना। तो ये फ्री है मूव करने के लिए, और हमारे पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स में हम मूव कर सकते हैं। और या फॉर्मूले से निकाल लो, n क्या है 3a माइनस आर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, कितने पार्टिकल्स हैं मोनो में 1, रिस्ट्रिक्शन क्या है 0, क्योंकि फ्री अकेला आदमी है, फ्री है मूव करने के लिए। तो 3 1 माइनस 0 तो कितना हुआ 3। तो मैक्स हमारे पास मोनो एटॉमिक में क्या होंगे 3 होंगे। अब देखो डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, डाई का मतलब 2, जो 2 की फॉर्म में मिलते हैं। 2 की फॉर्म में कैसे मिलेंगे हमें, जैसे आपका H2 हो गया, ठीक है, आपका हाइड्रोजन हमेशा 2 की फॉर्म में मिलती है ना, H2, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं डाई एटॉमिक। जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। देखो यहाँ पर ये बंधे हुए हैं ना, एक H, इसके पास भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, इसके पास भी 3 थे जब ये अलग अलग थे। अब 3 और 3 6, बट 2 का मिलके एक ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक ये वाला, 2 ने मिलके क्या बना लिया 1, तो 2 से 1 में आ गए। तो मतलब 6 में से 1 घट गया, क्योंकि 2 थे, 2 ने मिलके 1 बॉन्ड बना लिया, तो 2 से 1 आ गया, तो ये घट गया, तो कितने आए 5। अब देखो रिस्ट्रिक्शन कितनी साइड से हुई, एक साइड से, क्योंकि बॉन्ड कितनी साइड बना है एक साइड, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कितनी साइड हुई 1 साइड। तो n इज इक्वल टू 3a माइनस आर। 3a कितने डाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2, रिस्ट्रिक्शन कितने साइड है 1, तो 6 माइनस 1 5। तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 5। अभी अगर हम बात करें अपने ट्राई एटॉमिक की, ट्राई का मतलब 3, देखो ट्राई एटॉमिक मतलब 3, किस तरह के एलिमेंट, जैसे H2S हो गया, SO2 हो गया। ट्राई एटॉमिक में 2 तरह की आपकी वो बनती हैं शेप, या तो लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे या नॉन लीनियर होंगे। देखो लीनियर इस तरह के 3 एलिमेंट हो गए ना 1 2 3, तीनों ने एक लाइन में बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कितनी डायरेक्शन में हुई, एक ये रिस्ट्रिक्शन एक ये जितने बॉन्ड होंगे उतनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो R की वैल्यू 2 और A की वैल्यू कितने हैं एलिमेंट्स 3, तो n निकालो, 3 इंटू 3 माइनस 2, तो कितने हो गए 9 माइनस 2 7। तो लीनियर में कितने हो गए 7। नॉन लीनियर, अब 3 एलिमेंट्स या तो लाइन में बनेंगे या ऐसे बनेंगे ट्रायंगल की फॉर्म में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब इसमें देखो रिस्ट्रिक्शन, एक इधर से रिस्ट्रिक्शन, एक इधर से एक इधर से, तो R कितने हो गए 3 और A की वैल्यू क्या है 3, तो N की वैल्यू 3 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 6। तो नॉन लीनियर में कितनी हो गई है 6 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, तो आपको अच्छे से कर लेना है ये भी। तो होप दिस विल बी क्लियर टू यू। तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।